हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विज़न में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ इसमें मैंने शॉर्ट पॉइंट्स लिख रखे हैं, ठीक है। उनको अच्छे से हम जो रीड करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो एग्ज़ाम के लायक ना हो, तो उन्हें अच्छे से हम रीड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। मोटर को दी जाने वाली पावर क्या होती है, ठीक है। मोटर को दी जाने वाली पावर क्या होती है? तो मोटर को दी जाने वाली पावर, ये वाला पहला ऑप्शन है हमारा VIA, ठीक है। ये क्या होती है? मोटर को दी जाने वाली पावर। आर्मेचर में होने वाले लॉसेस क्या होते हैं? तो वो क्या होते हैं? I²RA। I²RA हमारे क्या होते हैं? लॉसेस होते हैं। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, जो मैकेनिकल के अंदर मतलब जो मोटर है, मोटर के अंदर जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होती है, मतलब जो मोटर होती है ना, मोटर के अंदर जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होती है, जो रोटर को घुमाने का कार्य करती है, ठीक है, वो कौन सी पावर होती है? EVIA। कौन सी होती है? EVIA, ठीक है ना। उसके बाद में टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। टॉर्क इक्वेशन क्या होती है हमारी? टॉर्क इक्वेशन हमारी होती है डीसी मोटर की क्या होती है? T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई IA, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो टॉर्क एंड DC सीरीज मोटर, जो सीरीज मोटर होता है उसके अंदर टॉर्क कितना होता है और क्या होता है, ठीक है। तो वो मैंने लिख रखा है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई A, ठीक है। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि अप टू सैचुरेशन तक, ठीक है, और बिफोर सैचुरेशन, ठीक है, मतलब अप टू सैचुरेशन एक इस पॉइंट तक और इससे पीछे, ठीक है। ये सैचुरेशन पॉइंट अगर हम मानते हैं इसको, तो इस पॉइंट तक या इस पॉइंट से पीछे हमारी जो कंडीशन रहती है वो टॉर्क की ये रहती है T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA² के, ठीक है। ये लिखा रखा है, मैंने लिख रखा है अप टू सैचुरेशन और बिफोर सैचुरेशन, ठीक है। उसके बाद में ये है हमारा T, ये हमारा सैचुरेशन के बाद की कंडीशन होती है कि सैचुरेशन के बाद हमारा क्या होता है, जो टॉर्क होता है। तो T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई A, ठीक है, फाई IA। लेकिन इसमें क्या होता है, जो फाई होता है ये वाला, ये फाई जो होता है वो क्या करता है, मतलब ये जो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। सैचुरेट होने के बाद में जो फ्लक्स होता है वो हमारा क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो इसलिए उसका जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा ये वाला होता है। नेक्स्ट, DC शंट मोटर के लिए टॉर्क क्या होता है, ठीक है। तो DC शंट मोटर के लिए हमारा जो टॉर्क होता है वो इतना होता है, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई IA। और उसके बाद में जो ये क्या हो गया हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका जो कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। लेकिन जो कर्व हाइपरबोला टाइप का जो होता है वो इस कंडीशन में होगा आर में, मतलब शंट मोटर का जो टॉर्क होगा, ठीक है। शंट मोटर का जो टॉर्क होता है वो अगर ये कंडीशन होगी टॉर्क के अंदर तो वो हाइपरबोला होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पावर सप्लाई सिस्टम। पावर सप्लाई सिस्टम आखिर होता क्या है, ठीक है। जनरेटिंग स्टेशन पर अल्टरनेटर की वाइंडिंग, ठीक है। जनरेटिंग स्टेशन पर अल्टरनेटर की वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड डबल लेयर की वाइंडिंग होती है। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टार वाइंडिंग, स्टार कनेक्टेड डबल लेयर, ठीक है। स्टार कनेक्टेड डबल लेयर बाइंडिंग होती है, ठीक है। लेकिन वो जो डबल लेयर बाइंडिंग होती है स्टार कनेक्टेड होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्राउंडेड भी करते हैं, उसको क्या करते हैं? ग्राउंडिंग भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद में हमारा होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है? तो प्राइमरी ट्रांसमिशन हमारा होता है 3 फेज 3 वायर से हम जो है प्राइमरी ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसमिशन करते हैं। उसके बाद में प्राइमरी ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पर होता है, ठीक है। प्राइमरी जो ट्रांसमिशन होता है वो किस पर होता है? हाई वोल्टेज पर होता है, ठीक है। उसके बाद में प्राइमरी ट्रांसमिशन पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन पर, ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हमारा जनरेटिंग स्टेशन से हम क्या करते हैं? पावर को लेते हैं बाहर और वहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो 11 kV पर तो यहाँ पर जनरेशन हो रहा है, लेकिन वो क्या करेगा? 220 kV पर इसको स्टेप अप कर देगा। अगर स्टेप अप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर लाइन लॉसेस कम होंगे, इसलिए हम जो हाई वोल्टेज पर हम जो ट्रांसमिशन करते हैं पावर का, ठीक है।
और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं इसका जब मैं थ्योरी इसकी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, तो उसमें मैं प्रॉपर तरीके से उसका डेरिवेशन भी कराऊंगा कि आखिर लॉसेस कम क्यों होते हैं, उसका जो है जो वायर होता है, ठीक है, वो उसका डायमीटर मतलब कम क्यों होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसीविंग स्टेशन पर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, ठीक है, स्टार डेल्टा में होती है, ठीक है। रिसीविंग एंड पर जो हमारी जो वाइंडिंग होती है वो स्टार और डेल्टा में होती है रिसीविंग एंड पर, और रिसीविंग एंड को छोड़ करके बाकी सब जगह, ठीक है, रिसीविंग एंड को छोड़ करके बाकी सब जगह हम क्या करते हैं, हम इसमें डेल्टा स्टार वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रिसीविंग एंड पर, रिसीविंग एंड पर इस बात को एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, जो रिसीविंग एंड पर जो हम पावर का इस्तेमाल करते हैं, वो सॉरी कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो कनेक्शन हमारे होते हैं स्टार डेल्टा। और बाद बाकी अगर इसको छोड़ते हैं, ठीक है, छोड़ने के बाद में इसको और जो जगह होती हैं उन जगह पर हम क्या करते हैं, डेल्टा स्टार का प्रयोग करते हैं। वो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। नेक्स्ट हम इधर चलते हैं, ठीक है, ये वाला हमारा पॉइंट है जनरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। जनरेटिंग वोल्टेज होगा, तो जनरेटिंग वोल्टेज इंडिया में जनरेशन कितना है, कितने केवी पर करते हैं, 11 केवी पर हम जो जनरेशन किया जाता है, ठीक है। एडवांस जो कंट्रीज़ हैं या फिर विदेश की अगर बात करें तो विदेश में थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पर कितने का करते हैं, 33 केवी पर हम जो है उसका जनरेशन कर लेते हैं पावर का। उसके बाद में जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनीज हैं, मतलब इंडस्ट्रीज़ बोल सकते हैं, ठीक है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो खुद अपना पावर स्टेशन लगा करके और वो खुद पावर को जनरेट करती हैं। तो वो कितना करती हैं, 6.6 केवी सेल्फ जनरेशन करती हैं, ठीक है। वो बाहर से सप्लाई लेंगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कंजप्शन होगा। तो उसके बाद में उसके बाद हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 3 फेस 4 वायर पर किया जाता है। सेकेंडरी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस पे किया जाता है, 3 फेस 4 वायर। जो हमारे मतलब घरों पर जो सप्लाई आती है वो 3 फेस 4 वायर की जो सप्लाई होती है। नेक्स्ट है लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना होता है हमारा, 415 वोल्ट का होता है। लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज जो होता है वो हमारा कितना होता है, 230 वोल्ट का होता है। इंडिया में फ्रिक्वेंसी वेरिएशन कितना होता है, इंडिया में फ्रिक्वेंसी वेरिएशन कितना होता है, 1 से 3, ठीक है, % में होता है। लेकिन वोल्टेज का अगर वेरिएशन बात करें ट्रांसमिशन में तो वो कितना हो जाएगा हमारा ±10%। अगर वोल्टेज वेरिएशन की अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन में तो वो हो जाएगा ±6%, ठीक है, ±6%। न्यूट्रल वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, न्यूट्रल वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो फेज़ वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया का कितना होता है, तो वो कितना होता है 1/2, इसको बोलते हैं आधा, ठीक है। मतलब जो न्यूट्रल वायर है उसका जो एरिया होता है वो फेज़ वायर के एरिया का आधा होता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये एक डायग्राम सा बना रखा है, उसमें ये बीच में जो मैंने दिखा रखा है एक छोटा सा, ये बोलते हैं इसको सब स्टेशन। क्या बोलते हैं इसको, सब स्टेशन। इसको क्या बोलेंगे, सब स्टेशन, ठीक है। यहाँ से ये वाले जो पॉइंट हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं SM सर्विस मेंस, ठीक है। यहाँ से पावर घरों में पहुँचती है, ठीक है। यहाँ से हम जो पावर को लेते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये क्या कंडीशन होती है यहाँ पर, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये वाला क्या होता है, इन्हें बोलते हैं फीडर्स, ठीक है, इन्हें बोलते हैं फीडर्स। इनको क्या बोलते हैं, फीडर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये मैंने थोड़ा सा और डाउन कर लेते हैं, पावर इन सिंगल फेज लाइन। पावर इन सिंगल फेज लाइन में हमारी क्या होती है, P = में VI cos phi। उसके बाद में पावर इन 3 फेज में कितना में होती है, P = में √3 VLIL cos phi, ठीक है, √3 VLIL cos phi। DC में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, DC में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, इसमें सिर्फ R होता है। मतलब इसमें सिर्फ क्या होता है, R होता है, और R में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। DC में स्किन इफेक्ट नहीं होता। एक और पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर रखा है, DC में स्किन इफेक्ट बिल्कुल जीरो होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्यों, क्योंकि DC के अंदर कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती, इसलिए इसके अंदर हमारा स्किन इफेक्ट भी नहीं होता। स्किन इफेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी पर होता है, ठीक है, स्किन इफेक्ट किस पर होता है, हाई फ्रिक्वेंसी पर होता है। और मैं कुछ स्टैंडर्ड बता देता हूँ आपको वोल्टेज के, कि कितनी वोल्टेज का हमारा स्टैंडर्ड होता है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितने तक होती है हमारी, 765 kV तक होती है।
लेकिन और बाद बाकी कर सकते हैं 400 kV, 220 kV, 132 kV, ठीक है, 66 kV, 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV, 1.1 kV, 415 वोल्ट और 220 सप्लाई जो होती है ना, वोल्ट की सप्लाई जो होती है वो फेस टू न्यूट्रल वोल्ट की, फेस टू न्यूट्रल में हम जो है 220 kV की सप्लाई को अपने यहाँ पर लेते हैं। तो मेरी ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक है, मैं आज यहीं पर फिनिश करता हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, जिससे कि मैं आगे की सीरीज़ को और कंटिन्यू करूं मोटिवेट होकर के। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।